हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं शब्द विचार का जो है द्विपदी बनावट रचना के दृष्टि से शब्दों के भेद। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग जो है शब्दों का भेद जो है दो तरह से देख चुके थे। एक देखे थे हम लोग पहले अर्थ की दृष्टि से और दूसरा देखे थे उत्पत्ति की दृष्टि से। ठीक है, तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द का भेद कितना था, 5 प्रकार का था। और अर्थ की दृष्टि से शब्दों का भेद 2 प्रकार का था। अर्थ की दृष्टि से था पहले सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द था अर्थ की दृष्टि से, यानी कि अर्थ के आधार पर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग दूसरा में पढ़े हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति की दृष्टि से, ठीक है, मतलब कि उत्पत्ति की दृष्टि में जो शब्दों का भेद है वो कितने प्रकार का था, 5 प्रकार का था। पहला क्या था, देखो उसमें क्या क्या था। पहले था ऐसे देशज, है ना, देशज से पहले कुछ था शायद, क्या था, देशज, विदेशज, ठीक है, और लास्ट में था संकर, और उससे पहले था तत्सम, तद्भव, तद्भव। ठीक है, 5 प्रकार का था, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो तत्सम शब्द किसी भी भाषा का जो मूल शब्द होता है उसे तत्सम कहते हैं। तद्भव जो किसी दूसरी भाषा से बदल कर रूपांतरित करके, ठीक है, मतलब बदल कर जो है किसी दूसरे भाषा में आए तो उसको तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे संस्कृत से हिंदी में बहुत से शब्द आया है। ठीक है, उदाहरण में लिए थे हम लोग आग, जैसे आग जो है अग्नि से आग में आया है, अम्र से आम बना है। और देशज ऐसे शब्द जो है जिनका उत्पत्ति का कोई अता पता नहीं लगता है। ठीक है, वो कहाँ से आया है, कैसे बना है, सिर्फ इतना पता है कि वो अपने ही देश से बोलचाल की भाषा से बना है। ठीक है, तो ऐसे शब्द को देशज कहते हैं। और विदेशज जो विदेशियों के भाषाओं से आया है हम लोग का हिंदी भाषा में। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, विदेशज कहते हैं। उसके बाद संकर, संकर शब्द जो है इसमें अलग अलग भाषाओं का मेल होता है। ठीक है, जैसे हम लोग उदाहरण तो बहुत सारे लेते हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी लिए थे तो रेलगाड़ी में क्या था, रेल जो है एक अंग्रेजी भाषा से आया है। ठीक है, और गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा में, क्योंकि हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा मिलके रेलगाड़ी बना है। तो ये सब शब्दों को हम लोग संकर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद हम लोग नेक्स्ट जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पत्ति की दृष्टि से, अर्थात बनावट या रचना। ठीक है, तो उन दृष्टि से मतलब कि आधार पर शब्दों के भेद। आप देखो इसमें व्युत्पत्ति के आधार पर जो हमने शब्दों को 3 प्रकार में लिखे हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो इन तीनों को समझने के लिए हम यहाँ पे पहले उदाहरण लेते हैं। जैसे इसमें एक घर शब्द लिए हैं। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं विद्यालय, विद्यालय का विद्यालय। उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे पंकज या फिर दलज। ठीक है, 3 शब्द लिए हैं यहाँ पर, तीनों शब्द जो है अलग अलग है। ठीक है, पहला इसमें घर को, अगर घर जो शब्द है इसको अगर खंड करेंगे हम लोग, खंड करने पर इसमें क्या क्या बनेगा, घ और र। ठीक है, ठीक है, घ और र मिलकर क्या बनता है, घर बनता है। उनके जो टुकड़े बने, खंड बना घर का, जो घर शब्द है इसका कोई अर्थ होता है क्या, नहीं। देखो, तो घर का कोई भी, उसका हम लोग खंड किए तो उनके खंडों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे हम लोग का बहुत से शब्द होंगे जिसे हम लोग बोलेंगे नाक, नाक भी एक शब्द है। ठीक है, नाक से हम लोग सांस लेते हैं, तो इसमें ना और को, नाक अलग अलग कर सकते हैं। इसका खंड कर दिए तो कोई शब्द इसका मिला, शब्द मिला, इस शब्दों का कोई अर्थ मिला नहीं मिला। ठीक है, तो ऐसे शब्द हो सकता है। इसके उल्टा हम लोग यहाँ देखेंगे विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्या प्लस आलय, तो विद्या प्लस आलय दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, विद्या हम लोग कह सकते हैं ज्ञान की बात, ज्ञान। ठीक है, उसके बाद आलय, आलय का मतलब क्या होता है, घर, निवास स्थान। ठीक है, और जलज ये तो हो गया। देखो 2 तरह का शब्द हो गया, जिसका इसको हम लोग खंड किए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला, और इसको हम लोग खंड किए तो इसका दोनों अंशों का, दोनों खंडों का अलग अलग अर्थ निकलता है। ठीक है, और इसमें देखो जलज, जलज, और इसमें ये क्या होता है कि ऐसे शब्द जो है खुद का जो सामान्य अर्थ है इसको छोड़कर किसी विशेष अर्थ को दर्शाता है, किसी विशेष अर्थ को बताता है। ठीक है, जलज, अब इसमें इसका मतलब क्या होता है, जल में जन्मा। ठीक है, जलज का मतलब क्या होगा,
जल में जन्मा इसका अर्थ होगा, लेकिन हम लोग इसको जलज के नाम से किसको जानते हैं? कमल को जानते हैं। ठीक है, जलज का अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है जल में जन्मा, यानी जल में जन्म लेने वाला। ठीक है, और इसका हम लोग ये ना जानकर डायरेक्टली क्या समझते हैं कि जलज का मतलब कमल। जैसे पंकज हो गया, पंकज का मतलब कमल समझते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या होता है? लंब और उदर, लंब और उदर दोनों मिलकर क्या होता है? मतलब कि दोनों का अर्थ, सामान्य अर्थ क्या होता है? लंबा उदर, सामान्य अर्थ लंबा उदर, लेकिन उस लंबोदर जब मिल जाता है दोनों तो एक विशेष अर्थ को प्रदर्शित करता है। वो क्या होता है? हम लोग गणेश जी को लंबोदर कहते हैं। ठीक है, लंबोदर का मतलब अलग होता है, लंबा उदर, लेकिन हम लोग किसको समझते हैं? गणेश जी को। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलेंगे? अब देखो तीन तरह का हो गया। एक शब्द है जिसको हम लोग खंड किए तो उनके खंडों का कोई भी अर्थ नहीं निकला। एक शब्द है जिसको हम लोग खंड किए तो अलग अलग शब्द का अलग अलग जो है खंडों का अर्थ निकला। और एक ऐसा शब्द है जिसको सामान्य अर्थ जो कुछ अलग होता है, लेकिन उसका वो जो है किसी विशेष अर्थ को बताता है। ठीक है, तो यहाँ आप यहाँ देखो, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो पहला शब्द क्या होगा? रूढ़ शब्द। दूसरा क्या होगा? योग रूढ़, नहीं योग रूढ़ नहीं, हो जाएगा योगी, यौगिक शब्द हो जाएगा रूढ़ शब्द, और ये जो है ये बन जाएगा योग। ठीक है, रूढ़ यानी कि ऐसे शब्द जिनके खंडों का, जिसके खंड सार्थक न हो, जिसके खंड सार्थक न हो। ठीक है, और यौगिक जिनके खंड सार्थक होता है, और योग रूढ़ जो अपने विशेष अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे विशेष शब्द को, अर्थ को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक शब्द भी लिखे हैं शब्दांश, और यहाँ पर लिखे थे रचना और बनावट का मतलब क्या होता है? व्युत्पत्ति, बनावट, रचना, यानी कि जो शब्द बनता है, शब्द जो है किसी अर्थ में किसी दूसरे शब्द से अलग अलग शब्द बोल सकते हैं। इस तरह से दो या दो से अधिक शब्द के मेल से जो शब्द बनता है, शब्द बनने की प्रक्रिया। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनने की प्रक्रिया को रचना व बनावट ठीक है। व्युत्पत्ति का मतलब क्या है? व्युत्पत्ति, बनावट या रचना का मतलब हो गया दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने, शब्दों के मेल से शब्द बनने की प्रक्रिया को रचना व बनावट कहलाता है। ठीक है, अलग अलग शब्द मिलकर बनता है। और शब्द अंश, शब्द का मतलब क्या है? शब्द का मतलब शब्द होता है, और अंश का मतलब होता है टुकड़ा। जैसे हम लोग खंड बोलते हैं ना, अंश का मतलब क्या होगा? टुकड़ा, खंड। ठीक है, जैसे यहाँ पर घर का हम लोग क्या किए? टुकड़ा के तो क्या क्या बना? घ और र इधर। ठीक है, तो ये घ जो है घर शब्द का अंश हो गया, और ये जो र है घर शब्द का ये भी अंश है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो विद्यालय, विद्यालय ये क्या है? विद्यालय शब्द का अंश बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? शब्दांश से बोल सकते हैं। जो विद्या है किस शब्द का शब्दांश है? विद्यालय का शब्दांश। ठीक है, और जो विद्यालय है, विद्यालय का जो शब्दांश है वो आलय भी विद्यालय का ही शब्दांश है। ठीक है, मतलब कि जो शब्दों के टुकड़ा होता है, शब्दों के जो खंड होते हैं उसको बोलेंगे शब्दांश। जैसे मखमल, एक पूरा एक शब्द है मखमल। ठीक है, इसको अगर हम लोग टुकड़ा करें तो मख बना, मल बना। ठीक है, मखमल। तो ये जो मख है इस शब्द का क्या कहलाएगा? शब्द अंश। ठीक है, तो शब्दों के अगर हम लोग टुकड़ा कर देते हैं, खंड कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शब्दांश बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अब जो है इनका परिभाषा लिख सकते हैं। रूढ़ शब्द का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, जैसे जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो। ठीक है,
देखो जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो, मतलब जिन शब्दों को तोड़ेंगे तो उनके खंडों का कोई भी अर्थ नहीं होगा, सार्थक न हो मतलब बोल सकते हैं कि निरर्थक हो, ठीक है। उसके बाद योगी, जिन शब्दों का खंड सार्थक हो, ठीक है। दो नंबर में क्या हो जाएगा, जिन शब्दों का खंड सार्थक होगा उसको तोड़ेंगे तो एग्जाम्पल तुम लोग ये ले सकते हो, ठीक है। विद्या प्लस आलय विद्यालय, पाठशाला, पाठ प्लस शाला पाठशाला, ठीक है। उसके बाद योग रूप, इसमें बोल सकते हैं ऐसे यौगिक शब्द जो अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर, ऐसे यौगिक शब्द जो अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, ठीक है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद 3 प्रकार का है, ठीक है। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। उसके बाद जिन शब्दों का खंड सार्थक ना हो, रूढ़ हो गया। जिन शब्दों का अर्थ सार्थक होता है वो यौगिक बन जाएगा, ठीक है। और योगरूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जो अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, ठीक है। और यौगिक में हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं, यौगिक में जिन शब्दों का खंड सार्थक हो, यहाँ पर लेते हैं तो ये जो विद्या जिसमें है, विद्यालय को खंड किए हैं तो विद्या प्लस आलय बना है, ठीक है। लेकिन दोनों तो है क्या, रूढ़ ना है दोनों, ये भी तो रूढ़ है, क्योंकि इनका अगर खंड करेंगे आलय का आ प्लस लय, ठीक है। आ का अकेले में कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। लय का भी से कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये तो जो आलय है ये तो रूढ़ शब्द है ना, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थात रूढ़ शब्दों के मेल से बने शब्द, ठीक है। अर्थात रूढ़ शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक कहलाता है, ठीक है। जिन शब्दों का खंड सार्थक होगा तो वो अर्थात कि रूढ़ शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है वो यौगिक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे देखते हैं, और एक है ना उसमें क्या था, रूप परिवर्तन के आधार पर, ठीक है। तो आगे देखो अब क्या लिखे थे इसमें, पहले अब क्या देखें, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद देखे, ठीक है। अब देखेंगे रूप परिवर्तन अथवा प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के भेद, ठीक है। तो रूप परिवर्तन अथवा प्रयोग की दृष्टि से शब्दों का भेद जो है 2 प्रकार का है। एक शब्द है विकारी शब्द, ठीक है, और एक है अविकारी शब्द। भिकारी नहीं बोलना भिखारी और अभिकारी, ठीक है। अभी विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द ऐसे शब्द है जो बोल सकते हैं लिंग, वचन, और इसमें क्या हो जाएगा, वचन, लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर बदल जाता है, ठीक है। यानी कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द जो है ना, समझने के लिए हमें पहले अगर हम लोग लिंग, वचन, इस पुरुष को अच्छे से समझ लेते हैं ना तो अभी समझ में आएगा। लिंग, वचन, पुरुष, ठीक है। देखो लिंग का मतलब क्या होगा, जैसे फीमेल और मेल, स्त्री और पुरुष, ठीक है। और वचन क्या होगा, देखो लिंग तो इसे कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है ना, तो होता है नपुंसकलिंग, ठीक है। वचन क्या होता है, जैसे एक वचन, बहुवचन पढ़ते हैं ना, सिंगुलर नंबर, इंग्लिश में प्लूरल नंबर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वचन। और पुरुष क्या होता है, फर्स्ट पुरुष, हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पुरुष 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तृतीय पुरुष, ठीक है।
हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं पुरुष को 3 प्रकार, इंग्लिश में भी तीन टाइप्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोलते हैं थर्ड पर्सन। उसी तरह हिंदी में उत्तम पुरुष बोलने वाला व्यक्ति, ठीक है, सुनने वाला तो सामने खड़ा रहेगा, मध्य पुरुष, मध्यम पुरुष बोल सकते हैं। उसके बाद जिसके बारे में बात करेंगे उसको तृतीय पुरुष। ठीक है, वचन 2 प्रकार का होता है, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। उसके बाद लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, अब देखो नपुंसकलिंग बोलते हैं, आप इसको दूसरा भी बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो इसमें बालक, बालिका, बालक, देखो बालक पहले ये पुल्लिंग है, तो ये लिंग के आधार पर बदल गया, क्या बन गया, बालिका, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो गया। बालको, ये जो बालको है किसके आधार पर बदल गया, ये वचन, ये अभी क्या है, बहुवचन में है, मतलब एक बालक नहीं है इसमें, कितना सारा बालक है, बहुत सारा बालक है। ठीक है, जब एक बच्चा रहेगा, जैसे इसमें लिंग ये है एक वचन में, ये क्या है, एक वचन में, ये भी एक वचन में है। ठीक है, बहुवचन में बालको, देखो बालक का बालको। ठीक है, और बालिका का क्या हो जाएगा, बालिका का बालिकाओं। देखो बालिका एक वचन है, स्त्रीलिंग है एक वचन है, और स्त्रीलिंग बहुवचन, बालिकाओं। ठीक है, बालिकाओं। अब पुरुष, ये बालक अगर सामने है, ठीक है, बालक से अगर हम लोग बात किसी बालक के बारे में बात करेंगे तो वो सामने रहेगा, तो प्रथम पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर बदल जाता है, जैसे आप, ठीक है, आप, आपकी मान लो कि पुरुष है, पुल्लिंग है, आपकी स्त्रीलिंग बन गया वो। ठीक है, आप लोग, मतलब उसमें आप बहुवचन है, एक आदमी नहीं है, आप लोग। ठीक है, बहुत सारा आदमी है, तो इस तरह से बदल जाता है, तो उसे बोलेंगे विकारी शब्द, जो बदलता है। और जो नहीं बदलता है, किसके आधार पर, लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर जो नहीं बदलता है, ठीक है, उसको बोलेंगे अविकारी शब्द। क्या यहाँ शब्द का कोई लिंग होगा, इसका बोल सकते हैं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग कुछ भी है, ये बदलता ही नहीं है। स्त्रीलिंग होगा तो वही ऐसा ही रहता है, पुल्लिंग होगा तो वैसा ही, एक वचन के लिए भी वैसा ही रहेगा, बहुवचन के लिए भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, बिना और, परंतु, हे, अरे, इन शब्द ये सब जो है लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर नहीं बदलता है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग बोलेंगे अविकारी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखें, रूप परिवर्तन अथवा प्रयोग की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और फिर इसके अंदर हम लोग जब जाएंगे तो विकारी शब्द भी कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ठीक है, विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, उसके बाद जो है ये अव्यय भी होता है ना, तो अवयव तो उसी को बोलते हैं, लेकिन विकारी शब्द को ही हम लोग अवयव कहते हैं। एक तरह से जो विकारी शब्द है इसको हम लोग अवयव भी कहते हैं, अवयव भी कहते हैं। लिखेगा नहीं क्या, जो अविकारी शब्द है, विकारी नहीं, जो अविकारी शब्द है उसको हम लोग अवयव भी कहते हैं। ठीक है, और विकारी शब्द 4 प्रकार का होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। नीचे वाला अविकारी, दो नहीं बदलता है। विकारी बोलते हैं, विकारी तो नीचे है। ओ हाँ, दो नीचे है, वही तो है, सेम तो है, मतलब सेम है ना, हम भी इसलिए कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो विकारी शब्द यहाँ है, वो 4 प्रकार का होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। 1 मिनट, यहाँ तो हम दूसरा लिखना चाह रहे थे, केवल तो उसी को लिख दिए हैं। देखो इसमें दूसरा होगा, इसमें आप उसी को लिख दिए हैं, इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, हम उल्टा मिला दिए, ये देखो यहाँ पे, हाँ, ये हो गया विकारी का। ठीक है, विकारी शब्द जो है वो 4 प्रकार का होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। उसके बाद जो अविकारी शब्द है, जो भिकारी नहीं है, ऐसे शब्द जो है कितने प्रकार का होता है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, उसके बाद क्या है, संबंधवाचक,
वाचक। नंबर 3 में है विस्मय यादि बोधक। ठीक है, उसके बाद जो है चौथा नंबर में है समुच्चय। समुच्चयवाचक शब्द। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्रकार का, ये हो गया ये भी 4 प्रकार का। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विकारी शब्द और अविकारी, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, विस्मयादिबोधक और समुच्चयवाचक शब्द। ठीक है, तो इन सबको जो है हम लोग को एक एक करके अलग अलग से पढ़ना होगा, क्योंकि जो संज्ञा है वो अपने आप पे एक बहुत बड़ा व्याकरण का भाग है। ठीक है, उसका सर्वनाम जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, जैसे उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब इस बात है ना, तो वो सब जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, तो उसके बाद जो है अविकारी शब्द पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, विस्मयादिबोधक और समुच्चयवाचक। ठीक है, अगर हम लोग सामान्य बात करेंगे, अगर प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के भेद की बात करेंगे, तो सामान्यतः जो है ये 5 प्रकार का होता है। ठीक है, सामान्यतः 5 प्रकार का। जैसे पहला है क्या, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या होता है, मतलब कि थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी भी वस्तु के नाम को ही क्या बोलेंगे, संज्ञा। तो समझ लेना, मतलब कि संज्ञा का मतलब ही नाम है। संज्ञा का मतलब ही नाम। ठीक है, किसी जानवर का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, तो समझना संज्ञा है। सर्वनाम, सर्वनाम जो है एक तरह से मान सकते हो ये उपकारी है, कि ये किसी और के बदले में बैठता है। ठीक है, किसी और के बोलो तो संज्ञा के स्थान पर जब ये बैठता है तो उसको सर्वनाम कहलाते हैं। 2 शब्द जो है, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बैठता है। ठीक है, जैसे राम घर जा रहा है, एक सेंटेंस है, वाक्य है, राम घर जा रहा है, राम साइकिल चला रहा है। मतलब कि कोई अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो हमेशा हम लोग नाम से नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो कभी बार बोलते हैं राम घर जा रहा है, वहाँ साइकिल चला रहा है, वहाँ सब्जी खरीद रहा है, तो राम की जगह हम लोग वहाँ बोले। ठीक है, जो वहाँ शब्द आया ना उसको बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, अब उसको थे विशेषण, क्रिया, अवय। ठीक है, अवय तो वही होता है विकारी शब्द, विकारी यानी कि अवयव, जो शब्द नहीं बदलता है। ठीक है, तो सामान्यतः प्रयोग की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार का होता है। ठीक है, अब जो है हम लोग अगले क्लास में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब जो है सबको हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो बस जो शब्द विचार था, शब्द विचार में शब्दों के जो भेद था, शब्दों के भेद को हम लोग पूरा पढ़ लिए। ठीक है, तो बस ये समाप्त, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।